तो नमस्कार, आज हम फिर से मराठा को लेकर के आए हैं और जिस हिसाब से मराठा को चला रहे हैं, यानी मराठा अपने से ही चल रहे हैं, हम चला नहीं रहे हैं, उस हिसाब से मराठा अभी लगभग जितनी क्लासें आई हैं उतनी ही और क्लासों में मराठा समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम वो कमेंट कर दिया करें कि हाँ उन तक वीडियो पहुंच रही है, वो देख रहे हैं, उनके कुछ प्रश्न होते होंगे तो प्रश्न पूछ लिया करें। और कम से कम एक कमेंट बनता है। हम आपसे लाइक के लिए कभी नहीं बोले, कभी शेयर के लिए नहीं बोले हैं, कभी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोले, लेकिन हाँ कमेंट जरूर करिए, उससे पता चलता है कि हाँ आप देखें हैं, और देखा है तो कौन देखा है ये भी पता चलता है। ठीक है, तो कम से कम कमेंट जरूर करिए, जरूर से करिए। और जो सबसे पहले कमेंट करने वाला बच्चा था वो कहीं गुम हो गया है, उसे भी खोज कर लाइए कि वो कहाँ गया है, कमेंट नहीं कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मराठा साम्राज्य के जिस व्यक्ति को लेकर आए हैं वो मराठा साम्राज्य के आखिरी व्यक्ति हैं। जी हाँ, वो मराठा साम्राज्य के कौन से व्यक्ति हैं? आखिरी व्यक्ति हैं। कौन है वो? वो है छत्रपति साहू जी महाराज। ठीक, अब बात आती है कि छत्रपति साहू जी महाराज कौन है? छत्रपति साहू जी महाराज किसके पुत्र हैं? छत्रपति साहू जी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य अगर आगे नहीं चला तो मराठा साम्राज्य को आखिर तक कौन ले गया? कौन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा? कौन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा? कौन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा? तो बहुत सारे प्रश्न निकल करके सामने आते। क्यों? क्योंकि लगभग 1749 में, ठीक है, साहू जी का शासन सत्ता समाप्त हो जाती है। साहू जी मर जाते हैं और साहू जी के पास कोई अपना पुत्र नहीं है जिसकी वजह से साहू जी का वंश आगे चल सके। तो साहू जी का वंश आगे नहीं चलता है, साहू जी वंशहीन है। ठीक, तो आइए इन साहू जी को विस्तार से जाने। उससे पहले हम मराठा साम्राज्य को एक बार प्रारंभ से लेकर अभी तक को एक बार फिर से लिंक करते हैं। तो ध्यान से समझिए और सुनिएगा। ठीक, समय है 1657 का। ठीक, 1657 में मुगलिया सल्तनत में बादशाह के तौर पर औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाकर कैद कर लेता है और स्वयं बादशाह बन जाता है। अपने भाई दारा सिकोह की हत्या कर देता है और उसका कटा हुआ सर अपने पिता के सामने तोहफे की तरह प्रस्तुत करता है। और जो खत लिखता है उसमें ये लिखा है कि इस तोहफे के बाद आप मुझे जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। अपनी ही बहन को अपने पिता के साथ कैद करता है, चूंकि ये उसकी खुद की मर्जी थी कि वो अपने पिता के साथ रहेगी। जो उसे शासन सत्ता मिली थी वो एक सुचारू रूप से संपन्न शासन सत्ता थी, लेकिन अपना पूरा ध्यान दक्षिण में लगाने के बाद लगातार वो दक्षिण पर आक्रमण करता रहता है, लगातार दक्षिण पर आक्रमण करता रहता है, जिससे भारत के लगातार जो भी राजवंश हैं सब लोग उससे नाराज हो जाते हैं। सिखों को नाराज कर देता है क्योंकि सिखों के 9वें गुरु की वो हत्या कर देता है। सिखों के 10वें गुरु के पुत्रों को वो मरवा देता है। इसी प्रकार रोहिल्लों को बहुत बुरी तरह तबाह करता है। मराठों के जो नेता हैं शिवाजी, उनको आगरा बुलाकर मिलने के लिए बुलाकर उनको कैद कर लेता है। शिवाजी के पुत्र संभाजी को आंखें निकलवाकर, हाथ कटवाकर, कान कटवाकर, नाक कटवाकर, पैर कटवाकर, सब कुछ कटवा के धीरे धीरे मरवा देता है, बहुत बुरी मौत देता है। संभाजी के पुत्र जो है, संभाजी के भाई जो है राजा राम, उनको पूरे जीवन दौड़ाता रहता है। अंतिम में 1700 में वो मर जाते हैं। सिखों के साथ लगातार उसके युद्ध चलते रहते हैं। तो ये बहुत सारे जो कहीं न कहीं औरंगजेब, अगर कहा जाए कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगलिया सल्तनत ढही तो ये गलत होगा। औरंगजेब के जीते जी मुगलिया सल्तनत में चारों तरफ विद्रोह की आग फैल चुकी थी। औरंगजेब के मरने के बाद बस वो विद्रोह जो था वो तेजी से प्रखर हो उठा। चूंकि औरंगजेब के मरने के बाद जो उसका पुत्र है जिसका नाम बहादुर शाह है, वो बहुत हद तक कहीं न कहीं उससे कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसकी जो शासना अवधि है वो काफ़ी कम है।
63 वर्ष की आयु में वो राजा ही बनता है और बहुत जल्दी इसीलिए वो मर जाता है, और मरने के बाद फिर से वही द्वंद्व बादशाह बनने का। और उत्तराधिकार का जो युद्ध है इसमें बहुत सारे जन और धन दोनों की हानि होती है, क्योंकि मराठा साम्राज्य का जो उदय था वो कहीं न कहीं औरंगजेब के ही शासनकाल में हुआ। आपको याद होगा कि 1774 में जब पुरंदर की संधि बीत चुकी है, शिवाजी आगरा से की कैद से भागकर आ चुके हैं, यशवंत सिंह और शिवाजी के मध्य संधि हो चुकी है, शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूट चुका है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद 1774 में जब शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, यानी स्वयं राजा बनते हैं, छत्रपति की उपाधि लेते हैं, सभापति की उपाधि लेते हैं शिवाजी महाराज, तब जा करके उन्होंने एक तरह से स्वयं को राजा मानना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है कि अब कोई मुझे राजा स्वीकार करे, मैं स्वयं का राजा, मैं स्वयं की नज़रों में राजा। तो इस प्रकार से शिवाजी राजा तो बन गए, लेकिन उनका जो युद्ध था डायरेक्ट कहीं न कहीं उस समय के विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से था, उस समय के विश्व के सबसे बड़ी ताकतवर सेना के साथ था, उस समय की विश्व की सबसे ज्यादा लड़ाकू सेना के साथ था, उस समय के विश्व के सबसे बड़े धनवान राष्ट्र के साथ था। तो कहीं न कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वहीं सिमट कर रह जाते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी यानी 1680 में भी मराठा साम्राज्य बहुत ज्यादा नहीं है, बस महाराष्ट्र के छोटा सा पोस्ट में और जिंजी में थोड़ा सा कर्नाटक के थोड़े भागों पर बस बसा हुआ है। तो इस प्रकार से शिवाजी का अंत होता है। अब कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि शिवाजी का जो अंत है वो कहीं न कहीं पारिवारिक क्लेश है और शिवाजी को उन्हीं की पत्नी द्वारा जहर दिया गया था, लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है। शिवाजी की जब मृत्यु हो रही है तो शिवाजी की आप जानते हैं 8 पत्नियां हैं। तो शिवाजी के 8 पत्नियों में बहुत सारी लड़कियां हुई, लेकिन उत्तराधिकारी जो हुए वो 2 हुए, एक संभाजी और दूसरा राजा राम। शिवाजी के बहुत सारी पत्नियां, 8 पत्नियां, उसमें से एक पत्नी पुतलीबाई, वो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके साथ शिवाजी के साथ सती होती, ठीक है। तो शिवाजी के जो पहले बच्चे हैं यानी कि सबसे बड़े बेटे हैं, उनका नाम है संभाजी। तो संभाजी महाराज कहीं न कहीं राजा बनने के योग्य हैं, राजा बनने के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन संभाजी पर भी बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये अयोग्य हैं। शिवाजी इन्हें कैद किए हुए हैं। जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो इस समय जेल में हैं और उस समय शिवाजी को मुखाग्नि भी राजा राम देते हैं। तो कहीं न कहीं साजिश का एक दौर चल रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध पहले से ही चल रहा है। शिवाजी अभी जीवित है और उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। संभाजी को पहले ही घोषणा हो चुकी है कि इस राज्य शिवाजी के मरने के बाद संभाजी राजा बनेंगे, लेकिन फिर भी जब शिवाजी मरते हैं 80 में 1680 में शिवाजी मरते हैं तो उत्तराधिकार का युद्ध चलता है। राजा राम, एक तरफ राजा राम की पार्टी है, राजा राम चूंकि बालक है, मात्र 10 वर्ष के हैं, लेकिन उनकी जो माँ है वो एक तरफ व्यू रचती है और दूसरी तरफ संभाजी हैं, ये अपना लोगों को एकत्रित करते हैं, लोग बनाते हैं साम्राज्य पाने के लिए। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में 1681 में संभाजी गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब इस कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि संभाजी ने इस युद्ध को जीतने के लिए, जब संभाजी जीतते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध जीतते हैं, तो जितने लोग उनके विपक्ष में हैं उन सबको वो मरवा देते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि शिवाजी अपनी ही माँ को, सौतेली माँ को विष दे देते हैं, जिससे उनकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते नहीं कि ऐसा नहीं हुआ था, ये गलत है। अब ये जो भी रहा हो इस बात को छोड़ देते हैं। तो फाइनली शिवाजी ने जिस साम्राज्य को बनाना शुरू किया 80 में, उस साम्राज्य को बनाते बनाते जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो उनके पुत्र संभाजी उस साम्राज्य को आगे लेकर के चलते हैं, लेकिन संभाजी भी ज्यादा समय तक उस साम्राज्य को नहीं बनाए रख पाते हैं। 1689 में ही संभाजी को एक महाराष्ट्र में ही एक छोटे से मंदिर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके ही संभाजी के ही सेनापति धोखा दे देते हैं और संभाजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी कहानी यहाँ बता चुके हैं पीछे की वीडियो में, उनको देख के आप समझ सकते हैं। आज बस हम उस कहानी को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं ताकि यहाँ से फिर हम शुरू कर सकें आगे। तो संभाजी को
फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और संभाजी हैं, उनके मित्र कवि कलश हैं और उनके बहुत सारे सेनापति हैं, उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और बहुत ही बेरहमी की मौत दी जाती है उनको। तो ये घटना कब है? 1689 की है। 1689 में संभाजी की मृत को मारा जाता है और 1689 में संभाजी के पुत्र जिनका नाम साहू जी महाराज है, उनको कैद कर लेके औरंगजेब के दरबार में भेज दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मार दिया गया 1689 में, और संभाजी के जो पुत्र हैं साहू जी, इनको 89 में ही, जब ये मात्र 5 से 7 वर्ष के हैं, इनको कैद करके भेज दिया गया औरंगजेब के दरबार में और वहाँ वो रह रहे हैं, और बहुत सारे उनके परिवार के सदस्यों को भी वहाँ कैद करके भेज दिया गया। अब उत्तराधिकारी कौन है मराठा साम्राज्य का? तो हमने बताया कि जब शिवाजी की मृत्यु होती है उस समय उनका एक छोटा पुत्र भी है जो दूसरी पत्नी से है, और उनका नाम है राजा राम। तो राजा राम जो हैं वो राजा बनते हैं। कब की बात है ये? तो 1689 की बात है। 1689 में राजा राम राजा बनते हैं। अब राजा राम राजा बन गए, लेकिन राजा राम का जीवन भी बड़ा भाग दौड़ ही रहा, क्योंकि किसी प्रकार से औरंगजेब चाहता है कि इस समय मराठा साम्राज्य बहुत ही क्या है, छोटा है और इसमें योग्य शासकों का अभाव है। तो इस समय मराठाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, खत्म समाप्त कर दिया जाए। तो इस प्रयास में औरंगजेब लगा हुआ है। तो राजा राम का पूरा जीवन 89 से लेकर के 1700 तक लगभग वो पूरे जीवन राजा राम भागते ही रहते हैं, और फाइनली राजा राम 1700 में मर जाते हैं। अब फिर से एक बार देखिए, 1680 में शिवाजी मर गए। शिवाजी का पुत्र राजा बना 1681 में। 1681 से लेकर 1689 तक संभाजी ने राज किया। 1689 में संभाजी को मार दिया गया। 1689 से लेकर 1700 तक संभाजी के भाई, या यूं कहें तो शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम राज किए 1689 से लेकर 1700 तक, और 1700 में राजा राम भी मर गए। अब राजा कौन बनेगा, या मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? अब फिर से ये एक नई समस्या पैदा हुई। लेकिन राजा राम का पुत्र उस समय 4 साल का है। अब समस्या इसलिए भी उत्पन्न हुई क्योंकि संभाजी महाराज के जो पुत्र हैं वो साहू जी महाराज हैं, और साहू जी महाराज 1689 में ही औरंगजेब के कब्जे में हैं। तो कौन राजा बनेगा? तो राजा राम के जो पुत्र हैं वो राजा बनेंगे। तो राजा राम के जो पुत्र हैं उनका नाम है शिवाजी द्वितीय। अब शिवाजी द्वितीय 1700 में राजा बन जाते हैं, लेकिन वो मात्र 4 वर्ष के हैं। तो 4 वर्ष का बालक क्या राज्य करेगा? इसलिए 4 वर्ष के बालक को गद्दी पर बिठा करके राजा राम की विधवा पत्नी, जिनका नाम ताराबाई है, वो राज्य करती है। तो 1700 से लेकर के 1707 तक ताराबाई उस गद्दी पर बैठी रहती हैं, या यूं कहें तो शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठे रहते हैं और ताराबाई संरक्षिका के तौर पर कार्य करती हैं। और कल की क्लास में, यानी ताराबाई पर जो क्लास था, उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से ताराबाई कई किलों को मुगलों से जीतती हैं। या यूं हम अगर ये कहें कि मराठा साम्राज्य में सबसे योग्य महिलाओं का अगर चयन किया जाए तो सबसे ऊपर जो महिला होंगी वो ताराबाई होंगी। कारण ये है कि 1700 से लेकर 1707 तक, यानी 7 वर्षों तक मुगलिया सल्तनत से स्वयं को बचाकर रखना और मुगलिया सल्तनत को जीतते रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला थी ताराबाई की, और ताराबाई इसमें कारगर भी हुई। जिस औरंगजेब ने शिवाजी को नाके चने चबवा दिए, जिस औरंगजेब ने संभाजी को मरवा दिया, जिस औरंगजेब ने राजा राम को नाके चने चबवाए, उस औरंगजेब से 7 सालों तक 1700 से लेकर 1707 तक वो महिला लड़ती रही, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा काबिलियत होगी। अब यहाँ तक अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि क्यों 1700 से लेकर 1707 तक ही क्यों? क्या वो 4 साल का पुत्र मर गया या ताराबाई मर गई? नहीं, ना ही वो 4 साल का पुत्र शिवाजी द्वितीय मरा और ना ही वो ताराबाई मरी। तब आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये एक योग्य महिला राज्य से हट गई? उसको हटने का मुख्य कारण ये था कि साहू जी महाराज, जो कि औरंगजेब के कब्जे में थे, वो छूट कर आ गए।
तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि साहू जी महाराज को छोड़ दिया गया? साहू जी महाराज कब से कब्जे में हैं? तो 1689, यानी 90 आप मान लीजिए। तो 1690 से लगभग कितने साल? तो 17-18 साल औरंगजेब के कब्जे में है साहू जी महाराज। तो 17 साल 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि साहू जी महाराज को छोड़ दिया गया औरंगजेब द्वारा? ऐसा क्या हो गया? तो बस ये हुआ कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई। तो ध्यान दीजिएगा, 1707 तक ताराबाई संरक्षिका रही। 1707 तक साहू जी महाराज औरंगजेब की कैद में रहे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। 1707 में खेड़ा का युद्ध का मतलब कि ताराबाई और साहू जी महाराज के बीच युद्ध। तो आखिर ऐसी क्या घटना आ गई कि ताराबाई को साहू जी महाराज से युद्ध करना पड़ा? क्योंकि ये राज्य जो था वो संभाजी का कहीं ना कहीं था, ऐसा मराठे कहते। संभाजी का क्यों? क्योंकि संभाजी बड़े पुत्र थे किसके? शिवाजी के। शिवाजी के बड़े पुत्र हैं संभाजी, छोटे पुत्र हैं राजा राम, अलग पत्नी से हैं दोनों। तो कहा जाता है कि जो बड़ा पुत्र है, बड़े पुत्र का बेटा है, जो अगर वो जल्दी पैदा हुआ है तो वही राजा बनेगा। तो वो तो राजा बनता, लेकिन वो तो औरंगजेब के कब्जे में था, तो राजा बनने का कोई प्रश्न ही नहीं था, इसलिए राजा राम राजा बने। और राजा राम की मृत्यु हो गई तो फिर भी वो बालक अभी भी बाहर नहीं आया है, तो फिर भी राजा बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो बाहर ही नहीं है, वो अभी भी कैद में ही है राजा राम की मृत्यु के बाद भी। तब शिवाजी द्वितीय राजा बन गए। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम राजा बनता है, तो उसने सारी समस्याओं को निपटाना शुरू कर दिया। राजपूतों के आंतरिक मामलों में दखल देना छोड़ दिया। सिखों के 10वें गुरु से उसने बड़ा मित्रवत व्यवहार किया। यहाँ तक कि बात ये कही जाती है कि जो सिखों के 10वें गुरु हुए उनको राजा बनाने के लिए उनका साथ देते हैं, यानी बहादुर शाह को का राजा बनाने में साथ देते हैं। तो वो सारे मुद्दों को, हिंदू मुसलमान संबंधित सारे मुद्दों को, कहीं से जो विद्रोह हो रहा है, सारे मुद्दों को बहादुर शाह समाप्त करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मराठों के मुद्दों को भी, मराठों को भी समाप्त करना चाहता है, मराठों को भी समूल नष्ट करना चाहता है। तब वो साहू जी महाराज को वहां से छोड़ देता है, यानी शाही दरबार से साहू जी महाराज को मुक्त कर दिया जाता है। साहू जी महाराज कोई जेल में नहीं बंद है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि वो जेल में बंद है, नहीं, जेल में नहीं बंद है, वो शाही परिवार के साथ हैं वहां पर। तो वहां से उनको मुक्त कर दिया जाता है कि ठीक है आप जाइए, अपने साम्राज्य में जाइए, और मुगलिया सल्तनत आपको राजा मानती है। अब ध्यान दीजिए, वो साहू जी महाराज जो 17 साल तक किसके कब्जे में है? औरंगजेब के कब्जे में थे। उनको मुगलिया सल्तनत राजा मान ली। किस बिहेव पर, किस आधार पर? कोई आधार पर, बस एक आधार कि अगर यहाँ से साहू जी महाराज जाते हैं महाराष्ट्र या मराठावाड़ में, मराठावाड़ यानी मराठों द्वारा जीती गई जो भूमि है वो मराठावाड़ कही जाती है। और मराठा जो शब्द है ये मराठा से निकला है। मराठा का अर्थ होता है मरने के बाद हटने वाला, और मराठा जो थे वो कहीं ना कहीं राजपूत थे, जो कि उदयपुर वाले क्षेत्र से आकर के यहाँ पर पश्चिमी घाट पर के आकर बसे हुए थे। तो अब ध्यान दीजिए, अब वहां से साहू जी महाराज वापस आते हैं, और साहू जी महाराज जब वापस आते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं यहाँ के सेनापति बात करते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि साहू जी महाराज को राजा बनाया जाए, क्योंकि एक पुरुष प्रधान समाज में जहां पर पुरुषों का आधिपत्य हो, वहां पुरुष जब मराठा साम्राज्य की कोई महिला है उनके सामने सर झुकाता है तो ये पुरुषों को भाई बुरा लगता है कहीं ना कहीं। तो जो पुरुष वर्ग है ये कहीं ना कहीं साहू जी के अंदर आकर के मिल जाता है। एक ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं जिसके बारे में इन्हें अभी पता भी नहीं है कि ये कितने योग्य हैं या कितने अयोग्य हैं, क्योंकि इनका तब कैद कर लिया गया था जब ये मात्र 4-5 साल के थे। तो ये कितने योग्य हैं या अयोग्य हैं इस बात का निर्धारण कैसे हो सकता था? और वो महिला अपने आप को साबित कर चुकी थी कि वो योग्य है, लेकिन उसको छोड़ करके वहां पर जो सारे मराठा सेनापति हैं वो आकर के साहू जी महाराज के पक्ष में आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे दो पक्ष तैयार हो जा रहा है, और 1707 में युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध। और इसमें जो सेना लेकर जाधव आते हैं, जाधव
सेनापति हैं ताराबाई के, और वो जब लड़ने के लिए आते हैं मराठा साम्राज्य के जो अभी बनने वाले प्रमुख है साहू जी महाराज से लड़ने के लिए आते हैं, तो उनको भी किसी तरह से बातों में उलझा करके अपने तरफ मिला लिया जाता है। एक तरफ से देखा जाए तो युद्ध ही नहीं हुआ, युद्ध हुआ लेकिन जिस प्रकार से युद्ध होना चाहिए था युद्ध नहीं हुआ, वो भी इनकी तरफ आकर के मिल गए और पूरे अपने सहयोगियों को लेकर ताराबाई भाग करके पल्हाना दुर्ग में शरण लेती हैं और वहां पर स्थिर होती हैं और वहां से साहू जी महाराज राजा बन गए। लेकिन अभी इनका सफर कठिन है क्योंकि अभी बहुत सारे सहयोगी उधर हैं, कुछ बहुत सारे सहयोगी इधर हैं, अभी कहीं ना कहीं उन्हें लड़ना है, उन्हें अपने आप को साबित करना है। और इन्हीं के समय में सारा दारो मदार साहू जी दे देते हैं बालाजी विश्वनाथ को, और बालाजी विश्वनाथ इन्हीं के समय में उभर करके निकलते हैं। और बालाजी विश्वनाथ वो व्यक्ति हैं, ऐसे मराठा साम्राज्य के प्रथम अगर संस्थापक देखा जाए तो शिवाजी है, लेकिन द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है क्योंकि बालाजी विश्वनाथ मुगलों के साथ मिलकर एक बेहतरीन कूटनीति चलते हैं और मराठों का मैग्ना कार्टा सिग्नेचर करवा लेते हैं। और इस प्रकार से 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया जाता है साहू जी महाराज की तरफ से। 13 से लेकर के 20 तक, वैसे जो बालाजी विश्वनाथ है ये 6वें पेशवा है, ऐसा नहीं कि ये पहले ही पेशवा है, लेकिन अपने घर के वो पहले पेशवा है। इससे पहले उनके घराने में कोई पेशवा नहीं था और पेशवा का जो पद है था वो वंशानुगत नहीं था, वो योग्यता के हिसाब से दिया जाता था। लेकिन बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवा का जो पद होता है वो वंशानुगत हो जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया जाता है 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन गए और 1713 से लेकर 1720 तक वो साहू जी महाराज के लिए एक साम्राज्य तैयार करते हैं। और 20 में जब उनकी मृत्यु होती है तो उन्हीं के पुत्र बाजीराव पेशवा बनते हैं। बाजीराव कहीं न कहीं बालाजी विश्वनाथ से कहीं ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं। अगर इतिहास में कहा जाए तो ऐसा लगता है जैसे बाजीराव से बेहतर कोई सेनापति ही इतिहास में नहीं दिखता है। अपने पूरे जीवन में वो कहीं युद्ध ही नहीं हारते, 400-500 की सेना लेकर भी वो दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं और जीत जाते हैं। तो एक तरह के बेहतरीन रणनीति कुशलकार व्यक्ति। तो 1713 से लेकर 1720 तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद पर रहते हैं और 1720 से लेकर 1740 तक उनका बेटा बाजीराव जो है वो पेशवा पद पे रहते हैं 1720 से 1740 तक। और उसके बाद 1740 से लेकर 1761 तक बाजीराव के पुत्र जो हैं वो नाना साहब के नाम से जो जाने जाते हैं वो इस पद पर रहते हैं। 61 में उनकी मृत्यु होती है। कब? जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली एक तरफ आया हुआ है और दूसरी तरफ मराठे जाकर के अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करते हैं पानीपत के मैदान में। तब उस समय अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों को हरा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये युद्ध विश्व में आज तक का सबसे ज्यादा नरसंहार वाला युद्ध है। अगर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को हटा दिया जाए तो एक दिन में सबसे ज्यादा अगर लोग मारे गए तो इसी में मारे गए। कहा जाता है 1 लाख मराठाओं के साथ 4 लाख शरणार्थी थे, यानी कुल 5 लाख मराठे पहुंचे थे उस तरफ और उस दिन मारे गए लोग कहीं ज्यादा थे। दोनों तरफ से लोग मारे गए, अहमद शाह अब्दाली की तरफ से भी और मराठा साम्राज्य की तरफ से भी। और कहीं ना कहीं 1761 का युद्ध ने यह तय कर दिया कि यहां पर कौन राज्य नहीं करेगा, क्योंकि मराठे कमजोर हो गए तो मराठे राज्य नहीं करेंगे। अहमद शाह अब्दाली लौट गया तो वो राज्य नहीं करेगा। मुगलिया सल्तनत पहले से ही कठपुतली है तो वो राज्य नहीं करेगी, तो राज्य आखिर कौन करेगा? तो 1764 के बक्सर के युद्ध ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की धरती पर अब अंग्रेज राज्य करेंगे। तो चलिए अभी उन बातों को छोड़ते हैं। अभी बस हम यहां तक आए हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जब राजा बनता है तो वो छत्रपति साहू जी महाराज को अपनी कैद से मुक्त कर देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, आइए इन सारी चीजों को विस्तार से जानेंगे। वैसे छत्रपति साहू जी महाराज जो हैं थोड़े लंबे हैं तो ये 2 दिनों में समाप्त होंगे। आज और कल में छत्रपति साहू जी महाराज 2 दिन चलेंगे। तो आइए लाइन बाय लाइन इनके इस पूरी बात को हम विस्तारित करते हैं, देखते हैं कहां से क्या हो रहा है।
चलिए, तो 1707 में जब बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी महाराज को छोड़ दिया, तब वह मराठवाड़ा आए और उस समय की शासिका ताराबाई से उन्होंने अपने राज्य की मांग की। अब देखिए क्या हो रहा है, 1707 में औरंगजेब मर चुके हैं और औरंगजेब का जो बेटा है उत्तराधिकार के युद्ध में, जिसका नाम क्या है, तो बहादुर शाह नाम है, वो उत्तराधिकार के युद्ध में जीत चुका है और वो मराठों को शांत करने के लिए एक कूटनीति चलता है कि अगर मराठा शासन बड़े अच्छे से चल रहा है ताराबाई के नेतृत्व में, तो क्यों ना जो मराठा साम्राज्य के असली उत्तराधिकारी हैं साहू जी महाराज, जो अभी हमारी कैद में हैं, अगर हम इनको यहाँ से छोड़ देते हैं तो ये जा करके महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में मराठाओं से अपने राज्य की मांग करेंगे। और वही हुआ भी। साहू जी महाराज को उस बहादुर शाह ने छोड़ दिया 1707 में और साहू जी महाराज आए और वर्तमान शासिका कौन है, तो ताराबाई हैं। और ताराबाई का जो पुत्र है शिवाजी द्वितीय, वो गद्दी पर बैठा है। अब वो 4 वर्ष का नहीं है, अब वह 12 वर्ष का बालक है। ठीक है, उस ताराबाई से साहू जी महाराज सत्ता मांगते हैं, कहते हैं कि ये राज्य मेरा है, मेरे जो पिता हैं संभाजी महाराज उनका था और उनके मृत्यु के बाद ये मेरा होना चाहिए था, लेकिन मैं औरंगजेब के कब्जे में था, इसलिए राजा राम को मिला, यानी मेरे चाचा को मिला। तो अब जब चाचा नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ये राज्य पुनः मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि ये राज्य तो मेरे पिता का था, तो ये राज्य मुझे दे दीजिए। ताराबाई इस बात से इनकार करती हैं और ताराबाई अलग अपनी फौज बनाती हैं और साहू जी उसी मराठवाड़ा में जाके मराठाओं से ही मिल करके अपनी फौज तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए अगली लाइन को देखते हैं। इस दौरान धानाजी ने बालाजी विश्वनाथ को भेजा। अब धानाजी कौन है? धानाजी जो है ये मराठा साम्राज्य में एक बड़े पद पर हैं, एक सेनापति हैं, बड़े पद पर हैं। और बालाजी विश्वनाथ कौन है? तो ये धानाजी के दाहिने हाथ है। ध्यान रखिएगा, जिस समय ये मिल रहे हैं साहू जी महाराज अपनी सेना बनाने के लिए मराठों से मिल रहे हैं, उस समय बालाजी विश्वनाथ का अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व किससे है? धानाजी से है, क्योंकि धानाजी एक बेहतरीन सेनापति हैं, उनका अच्छा पद है और वो धानाजी के क्या हैं? दाहिने हाथ हैं, यानी वो धानाजी की वजह से जाने जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। ठीक, तो धानाजी क्या करते हैं? धानाजी कहते हैं कि भाई साहू जी जो हैं ये आए हैं, तो बालाजी विश्वनाथ एक कार्य करिए, आप जाइए और साहू जी से मिलिए और मिल करके ये समझने का प्रयास करिए कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या यह व्यक्ति अच्छा है, क्या इसका साथ देना चाहिए या इसका साथ नहीं देना चाहिए। ये इतने वर्षों तक, जब से बचपन था इसका तब से लेकर के जवानी तक ये मुगलों के साथ रहा है, मुगलों के दरबार में रहा है, वहां पे इसकी परवरिश हुई है, तो क्या ये मुगलों के जैसा सोचता है या सच में अभी भी इसमें मराठा खून जीवित है, ये मराठों के जैसा सोचता है। तो धानाजी बालाजी विश्वनाथ को भेजते हैं और बालाजी विश्वनाथ जा करके मिलते हैं किससे? तो साहू जी महाराज से मिलते हैं। लेकिन जब साहू जी महाराज से मिलते हैं बालाजी विश्वनाथ, तब उन्हें लगता है कि नहीं, इनमें तो मराठा जोश ही है। तब वो आते हैं और धानाजी से कहते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, इसमें वही मराठा जोश है जो हमारे में है, इसमें वही खून है जो हमारे में है, इसका भी खून उबाल मारता है। तब ऐसी परिस्थिति में धानाजी इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं और बालाजी विश्वनाथ और धानाजी अब किसके तरफ हैं? साहू जी की तरफ हैं। अब ध्यान दीजिए, बालाजी विश्वनाथ धानाजी किसकी तरफ हो गए? इन्होंने ताराबाई का साथ छोड़ करके किसका साथ ग्रहण कर लिया? साहू जी महाराज का। आगे बढ़ते हैं। तो इस दौरान धानाजी ने बालाजी विश्वनाथ को भेजा साहू जी के पास कि वह जाए और पता लगाए कि इतने दिनों तक मुगलों के कब्जे में रहने के बाद साहू जी कैसा है। ठीक है, अगली लाइन पे आते हैं। जब बालाजी विश्वनाथ साहू जी से मिले तो वह साहू जी से प्रभावित हो गए और इसके बाद बालाजी विश्वनाथ धानाजी से साहू जी के साथ आ गए। यानी अब बालाजी विश्वनाथ और धानाजी, क्योंकि धानाजी जहां जाएंगे वहां बालाजी विश्वनाथ जाएंगे। बालाजी के विश्वनाथ के जाने से धानाजी नहीं जाएंगे, क्योंकि धानाजी के दाहिने हाथ है बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ आए, मिले साहू जी से, उनसे बातें की, उनसे अलग अलग मुद्दों पर बातें की और उन्हें लगा कि नहीं, हाँ ये व्यक्ति योग्य है। बात करने से ही लग गया।
जिसके साथ वो वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों से नहीं लगा, इनके बात करने से बस इनको कुछ समय में ही, क्षण में पता चल गया कि हाँ ये बहुत योग्य है। और जब उन्हें पता चला कि ये बहुत योग्य है तो वो आते हैं और कहते हैं कि धाना जी वो व्यक्ति योग्य है, रणनीति कुशल है, राजनीतिज्ञ है, अच्छा विद्वान है, तो हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। तो धाना जी और बालाजी विश्वनाथ साहू जी महाराज का साथ देने के लिए तैयार हो गए। और किसका साथ छोड़ दिया? तो ताराबाई का साथ छोड़ दिया। चलिए आगे बात करते हैं। धाना जी और बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी का युद्ध में साथ दिया और यह जीत गए और राजा बन गए। ठीक, कौन सा युद्ध? खेड़ा का युद्ध। 1707 में खेड़ा के युद्ध में साहू जी महाराज की तरफ से कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ और धाना जी ये साहू जी महाराज की तरफ से थे। और इस युद्ध में कौन जीता? साहू जी महाराज जीत गए। ठीक है। 1711 में ताना जी की मौत हो गई। ठीक है, ताना जी यानी धाना जी मौत हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ ताना जी के दाहिने हाथ थे। ठीक है, ताना जी के लड़के 1711 में ताराबाई के साथ जाके, अब देखिए धाना जी या ताना जी जो हैं, ये बालाजी विश्वनाथ और ताना जी एक साथ हैं और ये दोनों मिलते हैं किससे? साहू जी महाराज से। और साहू जी महाराज से जब ये मिलते हैं तो साहू जी महाराज की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये कहीं न कहीं पूरे मराठवाड़ा को एक केंद्र में जोड़ते हैं, धागे से जोड़ रहे हैं। जब ताराबाई अपनी फौज भेज रही हैं, ठीक, जाधव के नेतृत्व में, तो उस जाधव से संपर्क करके कहीं न कहीं वो जाधव को अपनी तरफ मिला लेते हैं और ताराबाई की शक्ति क्या हो जाती है? आधी हो जाती है और इस प्रकार ताराबाई हार जाती हैं। लेकिन 1711 में एक अलग घटना घट गई। क्या हुआ कि जो ताना जी हैं या धाना जी हैं, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1711 में। अब 1711 में जब ताना जी की मृत्यु होती है, तब ताना जी के जो पुत्र हैं उनको लगता है कि बालाजी विश्वनाथ की शक्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब आज तक वो मेरे पिता के अंडर में कार्य किए हैं, अंतर्गत नीचे कार्य किए हैं, और मेरे पिता की मृत्यु होते ही वो कहीं ना कहीं हमसे क्या हो जा रहे हैं? ऊपर हो रहे हैं। तो इनकी शक्ति बढ़ रही है, तो इनको क्या करना है? कंट्रोल करना है। ये कौन सोचता है? तो ताना जी के जो पुत्र हैं वो सोच रहे हैं कि बालाजी विश्वनाथ को हमारे अंडर में ही रहना है, हमारे अंडर में ही कार्य करना है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो बालाजी विश्वनाथ ताराबाई के साथ मिल जाते हैं। ठीक, कौन जाके मिल गया? तो ताना जी के जो पुत्र हैं वो ताराबाई से जाकर क्या हो गए? मिल गए। क्यों? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की शक्ति उन्हें कम करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक बालाजी विश्वनाथ उनके इशारों पर कार्य करते थे, और अब बालाजी विश्वनाथ, उनके पिता की मृत्यु के बाद बालाजी विश्वनाथ की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ गई है, तो उनको ये चाहते हैं कम करना। आगे बढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ को ताकतवर करने के लिए साहू जी महाराज ने उन्हें सेना करते का पद दिया। ठीक, अब ये एक नए पद का सृजन होता है, एक नया पद बना दिया जाता है, सेना करते। ध्यान दीजिएगा, पहले ही डायरेक्ट उन्हें पेशवा नहीं बनाया गया, उन्हें सेना करते का एक उच्च पद है, सेना करते का। बालाजी विश्वनाथ की शक्ति को और बढ़ाने के लिए, उनको और मजबूत बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ कहीं ना कहीं साहू जी महाराज का बहुत साथ देते हैं उनको राजा बनाने में। ठीक, तो अब उसका कर्ज भी तो साहू जी महाराज को चुकाना है। तो साहू जी महाराज बालाजी विश्वनाथ के उस एहसान के बदले उनको एक पद देते हैं सेना करते का। और सेना करते का पद क्या है? काफी मजबूत पद है। ठीक, अब सेना करते का पद प्राप्त करके, ये घटना कब की है? ध्यान दीजिए, ये घटना 1711 की है। ठीक, तो सेना करते का जब पद प्राप्त करते हैं बालाजी विश्वनाथ, तो वो और ज्यादा ताकतवर हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी समय से पेशवा ताकतवर हो रहे थे, यानी 1711 में पेशवा क्या हो रहे हैं? ताकतवर हो रहे हैं। ये समय कौन सा है? 1711, 1712 और 1713। ये वो समय है जब मराठा साम्राज्य की जो असली ताकत है वो छत्रपति के हाथ से निकल करके पेशवाओं के हाथ में आ रही है। और ऐसे पेशवा जो सबसे पहले जिन्होंने अपने पास शक्ति केंद्रित करना शुरू किया, वो कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बालाजी विश्वनाथ से पहले जो पेशवा का पद है वो वंशानुगत नहीं है, वो योग्यता के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन बालाजी विश्वनाथ के बाद से जो पद है ये योग्यता के हिसाब से नहीं, ये वंशानुगत हो गया
कि बालाजी का पुत्र बाजीराव पेशवा बनेंगे और बाजीराव के पुत्र फिर नाना साहब पेशवा बनेंगे, फिर उनके घराने में धीरे धीरे पद वंशानुगत हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ ताराबाई को कमजोर करने के लिए, अब देखिए, अब कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि ताराबाई मारी जा चुकी हैं, ताराबाई अभी भी हैं, तो बार बार ताराबाई अपनी ताकत को मजबूत करना चाह रही हैं, कहीं न कहीं कूटनीति चल रही है। तो क्या कर रहे हैं ये, अब ये क्या करेंगे, बालाजी विश्वनाथ जो है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि राजा राम की 2 पत्नियां थी, ठीक। तो राजा राम की जो 2 पत्नियां हैं, तो एक से शिवाजी हैं, शिवाजी द्वितीय, और एक से संभाजी द्वितीय हैं। तो कहीं न कहीं दूसरे वाले को खोज लेते हैं, राजा राम की दूसरी पत्नी को, उनको लेकर के और उनको भी वो शासिका बना देते हैं, ठीक। राजा राम की दूसरी पत्नी राजस बाई और संभाजी द्वितीय को शासन सत्ता में लाते हैं। कौन, बालाजी विश्वनाथ। जब वो देख रहे हैं कि कहीं न कहीं सत्ता के लिए ज्यादा संघर्ष अब हो रहा है, ताराबाई कहीं न कहीं ज्यादा लोगों को अपनी तरफ मिला पा रही हैं, क्योंकि वो कमजोर शासिका तो है नहीं, उन्होंने कुछ अयोग्य कार्य तो किया नहीं है, तो कहीं न कहीं ज्यादा लोगों को अपनी तरफ मिला पा रही हैं। तो ये जो दूसरी पत्नी है राजा राम की एक पत्नी ताराबाई हो गई, ठीक। राजा राम की दूसरी पत्नी जो है, उनको ये ढूंढ करके निकालते हैं तो ढूंढना नहीं है पहले से ही। और उनका जो पुत्र है संभाजी द्वितीय, ध्यान रखिएगा, ये संभाजी साहू जी के पिताजी वाले संभाजी नहीं है, ये संभाजी द्वितीय है, ठीक। राजा राम के पुत्र हैं कौन, संभाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय, ठीक है। तो इनको ढूंढ कर निकालते हैं, राजसबाई इनका नाम है, क्या नाम है, राजसबाई। राजा राम की 2 पत्नियां कौन कौन, ताराबाई, राजसबाई। ताराबाई का पुत्र शिवाजी द्वितीय, राजसबाई का पुत्र संभाजी द्वितीय, ध्यान दीजिएगा। अब इनको जो राजसबाई हैं, इनको कहां की सत्ता स्थापित की जाती, कहां की सत्ता दी जाती है, तो कोल्हापुर की सत्ता किसको दे दी जाती है, राजसबाई को दे दी जाती है। कहां की सत्ता, कोल्हापुर की सत्ता राजसबाई को दे दी जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि ये ताराबाई को कमजोर कर सके। क्या कर सके, ताराबाई को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए ही ये चाल चली गई कि राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई को शासन सत्ता में लाया गया और उनके पुत्र संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का साम्राज्य या कोल्हापुर की जागीर दे दी गई कि आप यहाँ पर राज्य करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को शासन सत्ता से बाहर निकाल दिया जाता है। अब कहीं ना कहीं ताराबाई और शिवाजी द्वितीय है क्या हो गए, ये शासन सत्ता से, इनके शासन सत्ता में आ जाने के कारण, किसके, राजसबाई और संभाजी द्वितीय के शासन सत्ता में आ जाने के कारण ताराबाई क्या हो जाती है, राज शासन सत्ता से, और शिवाजी द्वितीय शासन सत्ता से बाहर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताराबाई की सहायता के लिए कान्होजी आगरे ने साहू जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब बात आती है कि कान्होजी आगरे कौन है, तो कान्होजी आगरे मिलिट्री कमांडर हैं, किस चीज के, तो जल सेना के। शिवाजी, हमने बताया था कि शिवाजी भारतीय नौसेना के यानी भारतीय जल सेना के पितामह कहे जाते हैं। यानी चूंकि आप देखेंगे कि मुगलों ने अपने समय में जल शक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, नाव बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, अपना साम्राज्य समुद्र में बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उससे पहले भी सल्तनत काल में भी किसी राजा ने, चाहे वो गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोधी वंश हो, किसी वंश ने नाव बनाने की मतलब कि नवसेना का निर्माण गठन नहीं किया। उससे पहले भी चाहे वो राष्ट्रकूट हो, उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, पाल हो इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक। तो गुर्जर प्रतिहार हो इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। उससे पहले हर्षवर्धन का शासन हो तो हर्ष का पूरा साम्राज्य उत्तर भारत में ही था, तो उत्तर भारत में हर्ष को नाव की जरूरत ही नहीं थी। भारत में अगर नवसेना का सबसे बढ़िया रूप देखने को मिलता है तो चोल साम्राज्य में मिलता है, ग्रामीण समाज का और ये नवसेना का सबसे बेहतरीन रूप चोल साम्राज्य मिलता है। इतना बेहतरीन चोल साम्राज्य मिलता है, कहा जाता है कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे जगहों को जीत लिया गया था चोल साम्राज्य द्वारा, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय द्वारा। तो उसके बाद अगर चोल साम्राज्य के बाद अगर किसी ने नौसेना का बढ़िया निर्माण किया था तो वो थे शिवाजी। तो शिवाजी के ही कमांडर इन जनरल है, यानी जो नौसेना का, वो कौन है, कान्होजी आगरे। तो कान्होजी आगरे किसके पक्ष में है,
कान्होजी आगरे ताराजी बाई के पक्ष में है। ठीक है, किसके पक्ष में है? ताराबाई के पक्ष में। कान्होजी आगरे नौसेना के हैं और ये विद्रोह कर देते हैं। लेकिन बालाजी विश्वनाथ एक बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेट हैं, एक बहुत ही बढ़िया वाकपटु व्यक्ति हैं। इन्हें बात करना बहुत बेहतरीन ढंग से आता है और कहीं ना कहीं कान्होजी आगरे को क्या करते हैं, अपनी ही तरफ मिला लेते हैं। और कान्होजी की इनकी तरफ मिल जाने से, मराठों की तरफ मिल जाने से मराठा शक्ति यानी साहू जी की शक्ति है क्या हो जाती है, सीधे डबल हो जाती है। क्योंकि अब जलमार्ग द्वारा भी उन पर आक्रमण नहीं हो सकता, यानी इनकी सीमा अब सुरक्षित होगी। ठीक है, तो अब देखिए दो चालें एकदम परफेक्ट विश्वनाथ की पड़ी। पहला कि इन्होंने राजा राम की दूसरी पत्नी संभाजी द्वितीय की मां को क्या कर लिया, साम्राज्य दे दिया। कहां? कोल्हापुर का, राजसबाई को। ठीक, जिसके कारण ताराबाई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजनीति से ही एकदम बेदखल होना पड़ा। और दूसरी तरफ कान्होजी आगरे जो कहीं ना कहीं पक्ष में थे, किसके? ताराबाई के और शिवाजी द्वितीय के। तो उन लोगों को, कान्होजी आगरे को क्या करना पड़ा, अपने में मिला लिया गया। बालाजी विश्वनाथ द्वारा कान्होजी आगरे को अपने में क्या कर दिया गया, मिला लिया गया। तो इनके में आप मिल गए, अब इनकी शक्ति सीधे डबल हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगरे ने साहू जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह एक नेवी के अधिकारी थे और यह नेवी की फौज मराठों की ही थी, लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने इससे बात करना इनको अपनी तरफ शामिल कर लिया। अगले पॉइंट क्या करते हैं, कान्होजी आगरे ने के आ जाने के कारण मराठा पूरे कोंकण कोस्ट को जीत लेते हैं। इनसे पहले यहाँ सिद्धीज रहते हैं। पूरा कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट का पश्चिमी भाग का जो ऊपरी क्षेत्र है महाराष्ट्र वाला, ठीक, वो पूरा क्या करता है, कोंकण कहलाता है, कोंकण तट। ठीक है, तो उस पूरे कोंकण तट को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं बालाजी विश्वनाथ। अब आप कहेंगे तो उस उधर तो थी नहीं, जो किनारे वाला क्षेत्र था वहां पर मराठों का कोई क्षेत्र नहीं था, वहां पर मराठों का साम्राज्य नहीं था, वहां पर सिद्धीज रहते थे। ठीक, तो वहां पर आक्रमण करके मराठा उन सिद्धीज को हटाकर वहां उस क्षेत्र में भी क्या कर लेते हैं, तो कब्जा कर लेते हैं। पूरा कोंकण क्षेत्र यानी महाराष्ट्र के किनारे का, समुद्र के किनारे का जो भाग है उसे कोंकण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो उस पूरा कोंकण क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। महाराष्ट्र का पूरा तट, आप जानते हैं कि भारत में कुल 9 तटवर्ती राज्य हैं। सबसे लंबा तट जो है वो गुजरात का है, सबसे छोटा तट जो है वो गोवा का है। ठीक, और दक्षिण भारत का सबसे लंबा तट जो है वो आंध्र प्रदेश का है। दक्षिण भारत का सबसे छोटा तट जो है वो गोवा का है। अगर बात करें कि कौन कौन से राज्य उन 9 तटवर्ती राज्यों में आते हैं, तो सबसे ऊपर आपका गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो तटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र वाला तट है, और हर तट का अलग अलग नाम है, उत्तरी सरकार का तट, कोंकण तट, ठीक है, अलग अलग तट का क्या है, अलग अलग नाम है। इसको किसी अलग दिन हम विस्तार से ले लेंगे। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र वाला तट और गोवा वाला तट है, इसको हम कोंकण तट कहते हैं। तो इसी तट पर आक्रमण करके किसकी मदद से, कान्होजी आगरे की मदद से, कान्होजी आगरे की मदद से शिवाजी क्या कर लेते हैं, इस तट को, अरे बालाजी विश्वनाथ इस तट को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। और यहाँ पर कौन रहते हैं, सिद्धीज रहते हैं। ठीक, तो सिद्धीज को हटाकर वहां पर मराठों का शासन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कान्होजी आगरे के आ जाने के कारण मराठा पूरे कोंकण कोस्ट को जीत लेते हैं। इनसे पहले सिद्धीज रहते थे। ठीक, छत्रपति साहू जी महाराज बालाजी की इन उपलब्धियों से खुश होकर 1713 में बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का पेशवा बना देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बालाजी विश्वनाथ साहू जी महाराज के लिए कितनी कूटनीतियां चल रहे हैं। बड़े आराम से ये कहीं ना कहीं जो संभाजी द्वितीय है, राजसबाई जो राजा राम की पत्नी है, उनको राजनीति में ला करके उनको कोल्हापुर की जागीर दे देते हैं शासन करने के लिए, और ताराबाई का अस्तित्व कम कर देते हैं। कहीं ना कहीं कान्होजी आगरे को अपने पक्ष में मिला लेते हैं जो ताराबाई के पक्ष में थे, और अपने पक्ष में ही नहीं मिलाते हैं, उनकी सहायता से पूरा कोंकण तट, महाराष्ट्र का पूरा तट, महाराष्ट्र गोवा का पूरा तट ही क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। और वहां जो जाति रहती है सिद्धीज, उसे हटा देते हैं। तो इतना कार्य भी कर रहे हैं, अभी तो और करेंगे। अभी मुगलिया सल्तनत से एक मराठों का मैग्ना कार्टा सिग्नेचर होगा। तो इतना सारा कार्य करते हैं बालाजी विश्वनाथ
कि इससे खुश होकर साहू जी महाराज जो हैं इनको 1713 में क्या बना देते हैं, तो पेशवा बना देते हैं। पेशवा मराठा साम्राज्य के सबसे ऊपरी अधिकारी हैं। हमने बताया था कि ये जो अष्टप्रधान हैं इनका गठन शिवाजी ने किया था। ठीक है, इनका गठन किसने किया था? अष्टप्रधानों का गठन शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया है। और इस अष्टप्रधान में जो सबसे ऊपर का पद है वो पेशवाओं का पद है। तो 1713 में ये पद जो है पेशवा का पद, ये बालाजी विश्वनाथ को क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है। किसके द्वारा? साहू जी महाराज द्वारा। क्यों? क्योंकि साहू जी महाराज को राजा बनाने और उनके साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए बालाजी विश्वनाथ अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कान्हो जी, छत्रपति साहू जी महाराज बालाजी विश्वनाथ की इन उपलब्धियों से खुश होकर 1713 में बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का पेशवा बना देते हैं। बालाजी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ पेशवा का पद इतना ताकतवर हो जाता है। इससे पहले पेशवा का पद इतना ताकतवर नहीं था। कोई व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं था जो राजा को कंट्रोल करे, जो ये सारी गतिविधियां बताए। क्योंकि पेशवा का पद था लेकिन पूरे 8 भागों में बांटा गया था चीजों को। हर व्यक्ति अपना अलग अलग कार्य करता था। लेकिन अब पेशवा ऐसा हो गया जो 8 पद को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। तो पेशवा का पद सबसे ज्यादा मजबूत कब हो रहा है? तो 1713 में हो रहा है, जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक, इससे पहले बालाजी विश्वनाथ से पहले पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था, ये बात हम कर चुके हैं। इससे पहले बालाजी विश्वनाथ से पहले पेशवा का पद योग्यता के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बनते हैं इसके बाद ये पद वंशानुगत हो जाता है, यानी पेशवा का पद अब इनके पुत्र बाजीराव को मिलता है और बाजीराव के बाद फिर उनके पुत्र नाना साहब को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ 6वें पेशवा थे। अब ध्यान रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ से पहले 5 पेशवा और बन चुके हैं। ठीक, लेकिन उन पेशवाओं का नाम कहीं नहीं आ रहा है। लेकिन जब से बालाजी विश्वनाथ आते हैं, पेशवा बनते हैं, तो बालाजी विश्वनाथ को सब जानते हैं, बाजीराव को सब जानते हैं, नाना साहब को सब जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब से पेशवा पद ताकतवर हो गया है। 1713 से जब से बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनेंगे तब से पेशवा पद क्या हो जा रहा है? ताकतवर हो जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ चौथे पेशवा हैं, तो 6वें पेशवा हैं। इनसे पहले 5 और पेशवा आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ चित्पावन ब्राह्मण है। जाति क्या है इनकी? तो ब्राह्मण है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ क्या है? ब्राह्मण है। और कौन से ब्राह्मण है? तो चित्पावन ब्राह्मण है। ठीक, इनका पेशवा का पद 1713 से 1720 तक चला। क्यों 1720 तक ही चला? उसके बाद क्यों नहीं चला? तो 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। 1713 में उन्हें पेशवा का पद दिया जाता है और 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव को पेशवा क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है। और बाजीराव 1720 से लेकर 1740 तक अब पेशवा रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। और पहला प्रवर्तक किसको माना जाता है? शिवाजी को। मराठा साम्राज्य के पहले प्रवर्तक शिवाजी हैं और मराठा साम्राज्य के दूसरे प्रवर्तक कौन है? तो बालाजी विश्वनाथ हैं। तो आज हमने आधा जाना छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है छत्रपति साहू जी महाराज को, कि अभी आगे की वीडियो में किस प्रकार से ये मराठा साम्राज्य जाकर के मुगलों से संधि करते हैं और किस प्रकार से सैयद बंधुओं का साथ दे करके मराठा साम्राज्य एक मैग्ना कार्टा सिग्नेचर कर लेता है और उसके बाद इनको बहुत सारे भागों पर चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और वो उपलब्धि विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। तो अभी साहू जी महाराज अगले वीडियो तक चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।